अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फखर में खुशामदीद है। तो ये वाकयातन ब्रेकिंग न्यूज क्योंकि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ना सिर्फ आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि इस धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बगैर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासत का ना सिर्फ पोस्टमार्टम कर दिया है, बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी साहब को पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा भी करार दे दिया है। यह पहली मर्तबा है जब DGISPR की तरफ से इस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया गया। DGISPR की तरफ से इस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल करने की वजह क्या है, किन वजूहात की बुनियाद पर इमरान खान को जनाब कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया, और अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ किस तरह की पॉलिसीज को वज़ा किया जाएगा और उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इस सारे सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो DGISPR की तरफ से की गई है, इसमें की गई चंद बातें आपके साथ शेयर करता हूं जो आपको इस बात से आगाह करेंगी कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन और पाकिस्तान की रियासत दोनों के दरमियान इस वक्त जो कशीदगी है वो अब किस लेवल पर चली गई है। क्योंकि जो बातें की गई हैं DGISPR की तरफ से, उन्होंने तो इमरान खान को ज़हनी मरीज करार दे दिया है। अपनी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब का यह कहना था कि एक शख्स ने कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है, किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि वो अवाम को फौज के खिलाफ भड़काए। उन्होंने PTI चेयरमैन इमरान खान को ज़हनी मरीज करार दिया। उनका यह कहना था कि एक शख्स की वजह से कौमी सलामती को खतरात का सामना है। एक शख्स की ज़ात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो समझता है कि अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं। उसका नज़रिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरे का बायस है। उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी, उसका बयानिया रियासत के लिए खतरे का सबब है। उनका कहना था कि हम पाकिस्तान की किसी सियासी जमात, लसानियत, मजहब, फिरका या मकतब फ़िक्र की नुमाइंदगी नहीं करते। हमारा ताल्लुक किसी एलीट तबके से नहीं, हम मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। अगर कोई अपनी ज़ात और अपनी नामुनासिब सोच के लिए फ़ौज और उसकी लीडरशिप पर हमले करता है तो ये अमल दुरुस्त नहीं। हम तमाम सियासी जमातों का एहतराम करते हैं। आपको जो सियासत करनी है करें, फ़ौज को उससे दूर रखा जाए। फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DGISPR का कहना था कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम को फ़ौज के खिलाफ भड़काया जाए। यही फ़ौज है जो मुल्क की ढाल है। फितनल ख़वारिज, फितनल हिंदुस्तान, भारत और अवाम के दरमियान यही फ़ौज खड़ी है। इस एक शख्स ने रियासत मुखालफ बयानात दिए। इस एक शख्स ने बिजली के बिल जमा ना कराने, तरसीलाते ज़र पाकिस्तान ना लाने की तरगीब दी, अवाम को फ़ौज के खिलाफ उकसाया। उन्होंने एक वीडियो भी पेश की जिसमें बताया गया कि तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स अफ़गानिस्तान और इंडिया से चलाए जा रहे हैं। उन्होंने अलीमा खान का वीडियो बयान भी पेश किया जिसमें वो भारतीय चैनल से गुफ्तगू कर रही थी। DGISPR का कहना था कि भारतीय मीडिया कितनी खुशी से पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ बयानात चलाता है और इसे ये बयानात कौन फराहम करता है। यही जमात, यही लोग पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ बात करते हैं। इस जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें, कहां से ट्वीट होती है, कौन इसे उठाता है, ये सब इस वीडियो में देखें। पाक फ़ौज के तर्जुमान का यह कहना था कि भारत के साथ साथ अफ़गान मीडिया भी पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है। आइन में आज़ादी इजहार राय की आज़ादी की इजाज़त है, मगर कौमी सलामती पर इजहार राय और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात की इजाज़त दस्तूर पाकिस्तान नहीं देता। ये लोग अपने बयानिए को फैलाते हैं। अफ़गानिस्तान और भारत के लोग इस बयानात को बढ़ावा देते हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ PTI का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है। ख़ारिज का सहूलतकार अफ़गान मीडिया भी इन्हीं के बयानात को उछालता है। जो शख्स फ़ौज में मौजूद लोगों से ताल्लुक़ रखेगा वो इसको गद्दार करार देते हैं। अगर मैं इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के तलबा से मिला तो क्या वो लोग गद्दार हैं? DGISPR का कहना था कि PTI के चेयरमैन इमरान खान को कहा गया है कि इस ज़हनी मरीज़ ने 2 दिन पहले ट्वीट किया। इस ज़हनी मरीज़ के ट्वीट को अफ़गान और भारतीय मीडिया ने मिनटों में वायरल किया। ये ज़हनी मरीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहा है। तुम क्या समझते हो खुद को? तुम कौन हो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले? उनका ये कहना था कि ये कहते हैं फ़ौज सियासत करती है, नहीं लड़ सकती। फ़ौज ने लड़ के दिखाया। उनका कहना
कहना था कि ये शख्स अगर इस वक्त इक्तदार में होता, जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था तो इसने कहना था कि जवाब ना दो, इंडिया के साथ बातचीत करते हैं। उनका यह कहना था कि हम कहीं नहीं जा रहे, हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है। उनका यह कहना था कि हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, हम हक पर हैं, हक पर रहेंगे और हक पर खड़े होते हुए हम रियासत पाकिस्तान का दिफा करेंगे। उनका यह भी कहना था कि इनको एक मेंटल इकोसिस्टम में रखा जा रहा है, जहां पर उनकी जो ज़हनी जो इस्तेदाद कार है वो बुरे तरीके से मुतासर हो चुकी है। उनका यह कहना था कि ये जो शख्स है इसने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाया और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। उनका कहना था कि इस शख्स ने लोगों को इदारे के खिलाफ मुनज़्ज़म किया, लोगों को इदारे के खिलाफ लाकर खड़ा किया और इदारे पर हमला आवर भी हुआ। 9 मई यकीनी तौर पर इस सारे अमल की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर आप गौर करें तो यकीनी तौर पर यह पहला मौका है जब इस तरह की जो जुबान है वो DGISPR की तरफ से इस्तेमाल की गई। और उसकी बुनियादी वजह अगर मैं आपसे ये कहूं कि हालिया दिनों में होने वाली चंद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। अभी कल ही अमेरिकी जो कांग्रेस है उसमें डेमोक्रेट पार्टी के 44 अरकान कांग्रेस ने अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के नाम एक खत लिखकर पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल के नाम पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी बुनियाद के ऊपर तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इसके ऊपर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया। ये जो 44 लोग हैं जिनकी तरफ से इस खत को तहरीर किया गया, ये माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ पर अमेरिका में इन्होंने लॉबिंग कंपनीज को हायर कर रखा है उसके कहने के ऊपर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान भी इसी तरह की जो खतूत थे वो तहरीर करते रहे। अगरचे इस तरह के खतूत अमेरिकी पॉलिसी साजों पर असरअंदाज नहीं होते लेकिन ये राय आमा को मुनज़्ज़म करने का सबब बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की तरफ से जो ट्वीट्स के अंदर जुबान इस्तेमाल की जाती है, जिस तरीके से पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की जाती है, जिस तरीके से उनके बारे में जुबान इस्तेमाल की जाती है, वो यकीनी तौर पर इस बात की तरफ इशारा है कि रियासत को, अवाम को रियासत के सामने लाकर खड़ा करने की कोशिश की जाती है। और इस तरह की जो कोशिश है वो यकीनी तौर पर जो हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, किसी भी रियासत के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। अभी 2 दिन पहले इमरान खान का एक ट्वीट मंजर आम पर आया था, उस ट्वीट में भी इमरान खान की तरफ से पाकिस्तान की फौजी लीडरशिप के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की गई थी और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इनफैक्ट उसी जुबान का जवाब है। हालिया दिनों में इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी, अगरचे ये पाबंदी गैर एलानिया थी लेकिन उस पाबंदी के बावजूद भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी गई और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने ये यकीन दहानी कराई थी कि इमरान खान से मुलाकात के बाद इमरान खान की तरफ से कोई बयान सोशल मीडिया पर जारी नहीं किया जाएगा। इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि जेल में होने वाली मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर किसी तरह की मीडिया टॉक नहीं की जाएगी और इस यकीन दहानी जिसके लिए बैरिस्टर गौहर खान और अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इस अंडरस्टैंडिंग को भी मुतासर किया गया और मुलाकात के बाद ना सिर्फ अडयाला के बाहर जो इमरान खान की बहन है उसकी तरफ से मीडिया टॉक की गई बल्कि इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट पर यह इश्तियाल अंगेज पोस्ट भी सामने आई, जिसके बाद कल पाकिस्तान के जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात थे जनाब अता तारड़ साहब और पाकिस्तान के जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी का ऐलान कर दिया और उनका यह कहना था कि जेल रूल्स के मुताबिक सियासी गुफ्तगू कोई कैदी नहीं कर सकता। रूल्स में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मुलाकात जो भी होगी इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता और इन रूल्स की चूंकि खिलाफ वर्जी की गई है लिहाजा अब
मुलाकातें नहीं कराई जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि अता तारर और आजम नजीर तारर ने की थी, उसके बाद आज जो DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसमें चंद चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ रही हैं। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है वो मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि जो लबो लहजा आज इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान की तरफ से वो अनप्रेसिडेंटेड है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब रियासत भी आकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ खड़ी हो गई है, जिसकी बुनियाद पर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए जो अवेलेबल पॉलिटिकल स्पेस थी वो भी श्रिंक कर दी जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ जो मुकदमात थे उन मुकदमात के जो समातें हैं उसमें भी तेजी आएगी, और जो लीडरशिप है जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थी उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इसमें जो नरमी है वो मुझे नजर नहीं आ रही किसी जगह पर होगी। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के अंदर भी जो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए अवेलेबल था, मुझे ऐसे लगता है कि वो प्लेटफॉर्म भी अब उनसे छिनने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगरचे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम से पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बतौर सियासी जमात रजिस्टर है। और अभी हाल ही में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर भी वजारत दाखिला की तरफ से उसको एक दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी आयद की गई है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे इस बात के इम्कानात नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ ना सिर्फ मजीद कार्रवाई होगी बल्कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी भी आयद कर दी जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट नतीजा जो कि इस मीडिया ब्रीफिंग से सामने आ रहा है वो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो केस चल रहा है जनरल फैज हमीद का, उसमें भी इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। और इस मर्तबा देखें, जब आमने सामने आ गए हैं ना, जब दोनों ने एक दूसरे को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है, तब तो फिर जो पलड़ा है वो उसी के हक में झुकेगा जिसके पास ताकत है, जिसके पास इस बात की कुव्वत है। इमरान खान ने चूंकि इस बात को अपना मोटो बना लिया है, देखें इमरान खान से इख्तलाफ अपनी जगह पर, बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफ है, लेकिन अवामी ताकत की बुनियाद पर या पॉपुलैरिटी की बुनियाद के ऊपर अगर आप महज अपने आप को सियासत में जिंदा रखने के लिए सियासी रास्ते पर चलने की बजाय अगर आप महाजराई के रास्ते पर चलेंगे तो वो रास्ता आपकी पॉपुलैरिटी को तो यकीनी तौर पर बरकरार रखेगा, लेकिन वो आपको या आपके जो पॉलिटिक्स है उसको बुरे तरीके से मुतासर कर सकता है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है उसकी बुनियाद के ऊपर अब इमरान खान के लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है वो टोटल ख़त्म हो जाएगी। और अगर किसी जगह से किसी तरह का कोई रिलीफ इमरान खान को मिल सकता था, वो रिलीफ भी अब कतई तौर पर आउट ऑफ क्वेश्चन है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अब इसके बाद होगा क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि एक सूबे में हुकूमत है, हुकूमत करो, लोगों की खिदमत करो, लेकिन उस सूबे को वफाक के खिलाफ बगावत के लिए इस्तेमाल ना करो। अब ये जो चीज़ है, और जिस तरीके से सुहेल आफरीदी ने कल अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक की थी, जिसमें उन्होंने इतवार वाले दिन केपी के अंदर एक जलसा करने का ऐलान कर रखा है, और इस दौरान जो गवर्नर राज की खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि पॉलिटिकली ये जो एक स्पेस खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान की जमात के पास मौजूद थी, ये स्पेस भी अब उनके पास नहीं रहेगी। और अगर 3 महीने के लिए भी गवर्नर राज लगा तो उसके नतीजे में जो खौफनाक क्रैकडाउन होगा केपी के अंदर पीटीआई के खिलाफ, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के कोई इम्कानात बाकी रह सकते हैं। इमरान खान की आखिरी ट्वीट ने इनफैक्ट वो काम कर दिखाया है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था, और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है जिस लेवल पर जाकर जिस टोन पर की गई है इससे पहले नहीं हुई। तो मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए हैं, और मामलात के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाने के बाद
جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو بس اب انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جا سکتا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.